नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट मन के तथा अस्थियाँ और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जो हमने कल और परसों सेशन किया था। उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया हुआ है, इसमें देख लेना अभी आप। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर। और इसके निर्माण के लिए सलखड़ी नामक एक विशिष्ट प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो राजस्थान के उत्तर से राजस्थान के दक्षिण से और गुजरात के उत्तर में पाया जाता है। कौन सा पत्थर? सलखड़ी नामक पत्थर। विशिष्ट प्रकार की काली मिट्टी की परत चढ़ा हड़प्पाई मृतमान कहाँ से मिला? तो ओमान से मिला है। कहाँ से मिला? ओमान से विशिष्ट प्रकार का हड़प्पाई मृतमान मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बाट सामान्यतः किस पत्थर के बने मिलते हैं? तो हो जाएगा चर्ट नामक पत्थर से, चर्ट नामक पत्थर के। छठ नामक पत्थर के मिले होते हैं हड़प्पा काल के। और ये किस आकृति के थे? तो किस आकृति के? घनाकार आकृति के थे। घनाकार आकृति के। एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यह कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम। पहले डायरेक्टर जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल R.E.M. वेलर कब बने थे? तो 1944 में। 1944 में बने थे। R.E.M. वेलर भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर जनरल 1944 में बने। और इन्होंने सैनिक परिशुद्धता प्रणाली का भारतीय पुरातत्व में जोड़ा। पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता को किसने जोड़ा था? तो हो जाएगा व्हीलर ने। किसने जोड़ा था? R.E.M. व्हीलर ने। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? तो माल गोदाम। कौन सी है? माल गोदाम। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये एक भाव चित्रात्मक लिपि है। वे सबसे लंबा अभिलेख 26 चीनों का है। यह कथन पूरा सही है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है और इसे गोमूत्रात्मक और ब्रुष्टोफेदेन के नाम से भी जाना जाता है। और इस लिपि का सबसे लंबा अभिलेख 26 चीनों का है, जो धोलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला? धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। किस ओर से? दाईं ओर से बाईं ओर। तथा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आज तक पढ़ी नहीं जा सकी के कारण ही इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और यह कथन भी पूरा सत्य है। इसमें चित्रों की संख्या कितनी है? 375 से 400। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो सोने के बने आभूषणों से, तांबे की निर्मित वस्तुओं से, मृत बानों से और मोहरों से मिले हैं। और इस कारण इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और हो जाएगा हड़प्पा की मोहरें। हड़प्पा की मोहरें किससे बनी होती थी? तो किससे बनी होती थी? सलखड़ी नामक पत्थर से। सलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। हड़प्पाई मोहरों पर क्या उत्कीर्ण थे? जानवरों के चित्र एक एवं एक लिपि के चयन, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका के कारण हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और लिपि का क्या नाम है? भाव चित्रात्मक, ब्रुष्टोफेदेन और गोमूत्रात्मक। कितने नाम है लिपि के? लिपि के नाम है तीन नाम है। 3 नाम है लिपि के। और जानवरों के चित्रों में सर्वाधिक मिले हैं बेल के चित्र। जिस कारण किसके मिले हैं? बेल के चित्र। सबसे सर्वाधिक मिले हैं बेल के चित्र, सर्वाधिक बेल के चित्र। जिस कारण पुरातात्विक ऐसा मानते हैं कि इनका प्रयोग संभवतः खेती के लिए होता होगा। हड़प्पा क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है? किन पुरावस्तुओं की जानकारी मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से? तो उनके पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से? तो हो जाएगा उनके आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार तथा मुहरें। पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सफल हो पाए? जले अनाज, अर्थात जो अनाज के दाने जल गए और कार्बन का रूप धारण करके जमीन में दफन थे, उनसे दानों और बीजों की खोज से पूरा वनस्पति के कौन है? जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ हो, जो प्राचीन के वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हो, उसे पूरा वनस्पति कहा जाता है। खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था।
खेतों को जोतने के लिए बैलों का तथा हलों का भी प्रयोग किया जाता था। हल के प्रतिरूप बनावली व चोलिस्तान से मिले हैं। बनावली तो है पंजाब में और चोलिस्तान पाकिस्तान का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जो थार के मरुस्थल से लगा हुआ है। मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? बनावली हरियाणा और चोलिस्तान पाकिस्तान से। किस स्थान से पुरातात्विदों को जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो अफगानिस्तान के सोर्तुगई। अफगानिस्तान के सोर्तुगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से लाजवर्द मणि का भी भारत में आयात किया जाता, सिंधु घाटी सभ्यता में आयात किया जाता था। जलाशय तथा तालाब के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो गुजरात के स्थल से। और गुजरात के कौन से स्थल से? तो धोलावीरा से। और धोलावीरा से क्या मिला? 26 चूनों का सबसे बड़ा अभिलेख भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन कौन सा था? तो अवतल चक्कियाँ। कौन सी? अवतल चक्कियाँ। ये दो प्रकार की थी, एक तो तरी के लिए प्रयोग की जाती थी और एक अनाज को पीसने के लिए। चक्कियाँ किससे निर्मित होती थी? स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से। चक्कियाँ कितने प्रकार की थी? चक्कियाँ दो प्रकार की थी। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से। गुजरात में कहाँ पर? रंगपुर और लोथल से। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से। रंगपुर और एक हो जाएगा हमारे लोथल। इन दो स्थानों से बाजरे के दाने हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास प्रणाली। सड़कों तथा गलियों को किस पद्धति से बनाया जाता था? तो ग्रिड पद्धति से। किस पद्धति से? ग्रिड पद्धति से, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पाकालीन भवनों में भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां अनुपस्थित होने का क्या कारण था? तो उनका एकांत में रहना या एकांत में रहने को महत्व देने का पता चलता है। एकांत में दिए जाने वाले महत्व को पता चलता है। मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक सूचनाएं कौन सी है जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होता था? तो माल गोदाम और विशाल स्नानागार। माल गोदाम और विशाल स्नानागार। सामाजिक भिन्नता को पहचानने हेतु किस विधि का उपयोग पुरातात्विद द्वारा किया जाता है? पुरावस्तुओं का अध्ययन उपयोगी तथा विलासी वस्तुओं में वर्गीकृत करके, और अर्थात उपयोगी वस्तुओं, जो वस्तुएं मिली है उनको उपयोगी वस्तुओं में विभक्त करने के लिए ऐसी वस्तुओं को चुना जाता है जो संभवतः सभी स्थलों से मिली हो। और विलासी वस्तुओं को देखने के लिए ऐसी वस्तुओं को चुना जाता है जो एक या दो बड़े स्थलों से मिली हो। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले फयोन से नामक पात्र जिनका संभवतः प्रयोग सुगंधित द्रव्य को रखने के लिए किया जाता हो। जलाशय के किनारों को जलबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो ईंटों का और जिप्सम के गारे का प्रयोग होता था। फेयंस क्या है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पक्का कर बनाए गए पदार्थ हैं जिनसे कीमती छोटे पत्थर बनाए जाते थे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। कार्निलियन का लाल रंग किस प्रकार प्राप्त किया जाता था? कार्निलियन गुजरात के भड़ोचे क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। और यह इसके पीले रंग से लाल रंग को प्राप्त करने के लिए इसको आग में पकाया जाता था। पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती कौन सी थी? तो चन्हुदड़ो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती थी। कौन था? चन्हुदड़ो। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो 25 हेक्टेयर में। और जबकि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। शिल्प कार्यों में प्रमुख रूप से क्या शामिल थे? मन के बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण व बाटों का बाट है। चन्हुदड़ो 25 हेक्टेयर में ना होकर 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कितने हेक्टेयर में? 7 हेक्टेयर में। और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मनकों के निर्माण में प्रमुख रूप से प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से थे? तो कार्निलियन सुंदर लाल रंग का पदार्थ, जसपार, स्फटिक तथा सलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा तथा कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी आदि।
मनकों में छेद करने के उपकरण चनहुद्रो, लोथल तथा धोलावीरा से मिले हैं। समुद्र तट के समीप स्थित बस्तियां कौन कौन सी थी? तो हो जाएगा नागेश्वर और बालाकोट, जो शंख की कटाई या वे शंख की बनी वस्तुओं के निर्माण के एक विशिष्ट केंद्र थे। शंख से कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी तथा कहाँ बनाई जाती थी? तो शंख की चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं जो नागेश्वर और बालाकोट जैसे समुद्र के किनारे स्थित स्थानों पर बनाई जाती थी। उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातात्विदों द्वारा किस प्रकार की जाती है? तो प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबे एसक जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिए गया माल, और सबसे अच्छा 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 जो माध्यम है वो है कूड़ा और करकट की खोज। कूड़ा करकट की खोज। लाजवर्द बनी का सबसे अच्छा स्रोत कहाँ पे था? तो सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगई और कार्निलियन गुजरात के बड़ौद क्षेत्र में स्थित लोथल। हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु सलखड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। दक्षिण के राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने क्या नाम दिया? तो है गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। गणेश्वर अब वर्तमान में नीम का थाना में है, और जोधपुरा जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में स्थित है। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी क्षेत्र के गणेश्वर जोधपुर संस्कृति और अरब पारी द्वीप के ओमान क्षेत्र से प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का उल्लेख ओमान के लिए हुआ है तथा दिलमुन शब्द का प्रयोग बेहरीन द्वीप समूह के लिए। मेसोपोटामिया के में मलुआ शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए, और मलुआ का अर्थ है नाविकों का देश। नाविकों का देश। पुरातात्विदों के अनुसार मलुआ का हाजा पक्षी कौन है? हाजा पक्षी है मोर। मेसोपोटामिया के लेख मलुआ के कौन से उत्पादों का उल्लेख करते हैं? कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? मलुआ, अर्थात हड़प्पा या सिंधु घाटी को सभ्यता को। लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग होता था। तो मोहरों और मुद्रांकनों का। किन वस्तुओं पर हड़प्पा लिपि की लिखावट मिली है? मोहरे, तांबे के औजार, मृतबान तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ तथा एक प्राचीन सूचना पट। उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां किन्हें कहा जाता है? वह संस्कृति जो हड़प्पा के नगरीय क्षेत्र में ही विकसित हुई किंतु वह ग्रामीण संस्कृति थी, उसे उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की कौन सी व्याख्या दी जाती है? अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या मुख्य कारण थे? तो मुख्य कारण इसमें थे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, या भूमि के अत्यधिक उपयोग करना। हड़प्पा काल में बाटों के मानदंड क्या था? तो बाटों का मानदंड था निचले तो द्विआधारी और ऊपरी मानदंड निचले मानदंड द्विआधारी, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित पुर शब्द का अर्थ है प्राचीन किला या गढ़। पुरंदर किसे कहा गया है? ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया इंद्र को, जो आर्यों के युद्ध और वर्षा के देवता थे। पुरंदर का अर्थ होता है गढ़ विध्वंसक। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए जनरल कनिंघम ने किसका प्रयोग किया? तो 4वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध या चीनी यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों का। हड़प्पा के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से किस पुरातात्विद ने खोजी? राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी? तो हो जाएगा 1922 में। 1922 में की गई थी। कब की गई? 1922 में। पूरे विश्व के समक्ष में नवीन सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की खोज की घोषणा किसके द्वारा की गई और कब की गई? 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। और जॉन मार्शल के द्वारा ही राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों की खोज की थी। खुदाई में एक समान क्षैतिज इकाई के बजाय नई तकनीकी टीले का स्तर विन्यास का अनुसरण करने का बारे में किसने कहा था? R.E.M. व्हीलर ने।
और 30 इकाई में खुदाई करने के बारे में जॉन मार्शल ने कहा था। मातृ देवी की संज्ञा किसे दी गई है? आभूषणों से लदी हुई नारी के मरण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के सिर पर विस्तृत प्रसाधन थे, उनको मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। अर्थात इससे हमको यह भी पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक था, न कि पितृ सत्तात्मक। वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। किन संरचनाओं को अनुष्ठानों के महत्व का माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल में मिली अग्नि वेदिकाओं को। ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। और अब हम देखेंगे निम्नात्मक प्रश्न। हमने अभी एक निम्नात्मक प्रश्न को चुना है, जो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप सभी, यदि यह सूचना आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ इसे आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।